जो यूजीसी एक्ट 2026 आया है, दरअसल जिसको सरकार को मजबूर होना पड़ा इस एक्ट को लाने के लिए, ऐसा हमारा जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अनुचित कार्रवाई के लिए कोई मतलब इस तरीके का दबाव नहीं देगा, ना पूर्वाग्रह रखता है, ना वो छात्र ऐसे परिवेश से आते हैं कि ऐसा पूर्वाग्रह उनके मतलब जन्मजात भी नहीं होता है। तो जब तक कठोर कानून नहीं बनेंगे तब तक देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाला भेदभाव रुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक आज़ादी से अब तक मतलब सिर्फ एक आदिवासी जज बन पाया है, तो क्या ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज के लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह से निर्णय नहीं दिए गए होंगे? सबसे पहले आप सभी का जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम अपने चैनल चलते चलते पे। और जैसा कि हमारा वादा था आपके साथ कि एक विस्तृत बातचीत करेंगे हम यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता और भारत के बड़े शहरों में जिनको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी देखा जाता है, उनका जो है एक विस्तृत बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि ये यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो 2026 है इसको लेकर के जो पहले सवर्ण समाज में जो भ्रांतियाँ रहीं और बाद में उन सब चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया है और संभावना ये है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को चला जाएगा। पहले जो इस रेगुलेशन एक्ट का विरोध जो है सवर्ण तबके के लोग कर रहे थे, मगर अब ये विरोध जो है एससी, एसटी, ओबीसी समाज के बीच में पहुंच चुका है, क्योंकि हर एक विषय का एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। पहले इस एक्ट का जो विपक्ष था वो सवर्ण लोग थे, अब इसका विपक्ष जो है वो ओबीसी, एससी, एसटी समाज है। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा देता हूँ। हालांकि मैं जिनका आपसे परिचय करा रहा हूँ वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सपोर्टा के क्षेत्र में ही नहीं, पूरे भारत में आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के लिए जाने जाने वाले हंसराज मीणा, जो कि एक ट्राइबल आर्मी के फाउंडर भी हैं, हमारे साथ बैठे हैं। तो कुछ उत्सुक लोगों के प्रश्नों का जवाब भी लेंगे और समझेंगे कि इनकी नज़र में यूजीसी जो रेगुलेशन एक्ट है वो कैसा एक्ट है, उसे क्यों लागू होना चाहिए, और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये उसकी विवेचना करते हुए उन प्रश्नों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले आपका हंसराज जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और मैं आपका अपने गांव में स्वागत करता हूं। जी 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 जी। तो हंसराज जी, ये जो अभी जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। और पहले इसका विरोध जो है सवर्ण लोग कर रहे थे, ऊंची जाति के लोग जो है कर रहे थे, और अब ये स्टे लगने के बाद यही आक्रोश, यही गुस्सा जो है अब एक समाज के दूसरे तबके में चला गया है, यानी ओबीसी, एससी, एसटी समाज की तरफ चला गया है। और हम ये सीधे सीधे देख रहे हैं कि ये दो जो तबके हैं वो इनमें जो है अब ये एकदम वैर भाव और वैमनस्य और विभाजन का माहौल है। तो आप ये क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो यूजीसी एक्ट 2026 आया है, दरअसल जिसको सरकार को मजबूर होना पड़ा इस एक्ट को लाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2016 से रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला अपने बेटे की न्याय की लड़ाई लड़ रही है, और 2019 से डॉक्टर पायल तड़वी की मां आदिबा तड़वी इस न्याय की लड़ाई लड़ रही है अपनी बेटी के लिए। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे ऐसे मामले, एम्स में अनिल मीणा का मामला हो या अन्य एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के साथ देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाले जातिगत भेदभाव के मामलों में 2012 के जो यूजीसी गाइडलाइंस थी, जो नियम थे, उनको सख्त नहीं थे, तो उनमें कभी दलित आदिवासी छात्रों को न्याय नहीं मिल पाया, जिसके कारण समाज के लोगों में असंतोष की भावना थी और सामाजिक आंदोलन भी काफ़ी चल रहे थे इन न्याय की प्रक्रियाओं को लेकर। और उनकी मां रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां भी लगातार न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में भटक रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को और सरकार से कठोर आलोचना करते हुए बोला है कि मतलब एक ऐसा कानून लेके आए ताकि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी एससी, एसटी छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न या हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसको मद्देनजर रखते हुए ही
सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। उसके बाद सरकार और यूजीसी एक्ट आया और उसके बाद देखने को मिल रहा है कि देश में एक तबका जो कुछ चंद % लोग इस मतलब कानून का विरोध कर रहे हैं जो अनुचित है। मैं चाहता हूं कि तमाम समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस एक्ट का बिल्कुल विरोध ना करें, क्योंकि ये खासकर वंचित तबकों के जो छात्र हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, समान अवसर पाना चाहते हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो तो और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए। तो ये किसी को दुर्भावनापूर्ण किसी भी को भी मतलब ठेस नहीं पहुंचाते, ना नुकसान पहुंचाते। तो आप इस प्रकार किसी भी कानून का मतलब अंधे तौर पर विरोध ना करें। जी जी। इस जो सबसे पहले तो एक हमारे दर्शक का, जैसे कि हमने पहले कहा था कि हम अपने दर्शकों का जो है प्रश्न भी लेंगे। तो एक दर्शक का ये जो मतलब प्रश्न रहा है कि ये जो इस बिल में, इस विधेयक में जो है धारा 3C और धारा 4 को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद का जो है कारण है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी के ऊपर कहा है कि जो इसमें अप्रत्यक्ष भेदभाव और मानसिक जो मतलब पीड़ा है उसको उसकी व्याख्या करने का जो है व्यापक आधार नहीं है। और जो समिति जो मतलब बननी है, इक्वलिटी जो कमेटी बननी है, उसको जो है असीमित अधिकार दिए गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कुछ भेदभाव की स्थिति बन सकती है। तो ये आप हमें बताएं कि ये जो 3C और धारा 4 क्या है और क्यों इसको लेकर के सबसे ज़्यादा विरोध है। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माँ पिछले 8-10 सालों से न्याय के लिए भटक रही है। तो जब तक कठोर कानून नहीं बनेंगे तब तक देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाला भेदभाव रुकेगा नहीं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए संसदीय समिति के जो चेयरमैन हैं और बाकी अन्य सदस्यों के द्वारा इस तरीके का कड़ा प्रावधान रखा गया है, ताकि जो इस तरीके के जातिवादी पूर्वाग्रह और जातिवादी मानसिकता से प्रोफेसर और जो अन्य वर्ग के लोग हैं, जिस प्रकार SC ST OBC छात्रों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न की मानसिकता से उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनको रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। तो ऐसा किसी वर्ग को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये डर उन्हीं लोगों को है जो जातिवाद करने की मानसिकता रखते हैं। बाकी जो सभ्य समाज में उठने बैठने वाले लोग हैं और जो किसी भी आदमी को एक भेदभाव की नज़र से नहीं देखता है, इंसान को इंसान के तौर पर देखता है, उनको किसी भी प्रकार के इन धाराओं से डरने की आवश्यकता मुझे कहीं नज़र नहीं आती है। तो मैं चाहता हूं कि वो किसी प्रकार से इन धाराओं से डरे नहीं। ये सिर्फ डर उन्हीं लोगों को जो जातिवाद करना चाहते हैं। हंसराज मीणा जी, इस विधेयक में, इस बिल में जो जांच का जो समय सीमा जो निर्धारित की गई है वो 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो आपको नहीं लगता कि 15 दिन की समय सीमा बहुत कम है? आपको लगता है कि 15 दिन की समय सीमा में जो है जांच सही तरीके से पूरी हो पाएगी? कहीं इसमें जल्दबाजी तो नहीं हो जाएगी? देखो, जल्दबाजी का कोई विषय नहीं है। हर न्याय जल्दबाजी में ही होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये 15 दिन का इसमें जांच और आगे प्रक्रिया बढ़ने का विषय रखा गया है। तो क्योंकि अब जिन लोगों को इन 15 दिनों से तकलीफ है वो रोहित वेमुला और पायल तड़वी जी की माँ से पूछिए, जो पिछले 8-10 साल से न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन उनके बेटे बेटियों को न्याय नहीं मिला। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें परिजन, खासकर SC ST OBC तबके के जो छात्र हैं उनके साथ भेदभाव होते हैं, जिन मामलों कहीं वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लटके रहते हैं, उनमें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। तो क्या वो लोग जो इन पर सवाल उठा रहे, क्या वो लोग इस बात से खुश है कि कहीं 8-10 वर्षों तक भी न्याय नहीं मिले इन वंचित तबकों के छात्रों के साथ, जिनके साथ संस्थानों में खुली तौर पर हिंसा हुई है? हंसराज मीणा जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस विधेयक पे, इस बिल पर जो स्टे लगाया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर जो एक चिंता जाहिर की है
कि जो इसमें जो जुर्म है, जो अपराध है, उसकी श्रेणी बनानी चाहिए, उसकी गंभीरता की ग्रेडिंग करनी चाहिए। क्योंकि जो सजा का प्रावधान है कि यदि मान लीजिए शिक्षण संस्थान की मान्यता कैंसिल हो सकती है, किसी लेक्चर प्रोफेसर की जॉब जा सकती है, छात्र को निष्कासित किया जा सकता है। यदि मान लीजिए किसी छात्र का किसी केस में यदि उसने पहली बार कोई गलती की है और उसकी पहली ही गलती की सजा में यदि उसको विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाए और उसको अपनी भूल सुधारने का कोई मौका ना मिले, तो कहीं ना कहीं उसके ये जो करियर के साथ, उसकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ होता हुआ आपको नहीं दिखता? नहीं, देखो, ऐसा हमारा जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अनुचित कार्रवाई के लिए कोई मतलब इस तरीके का दबाव नहीं देगा, ना पूर्वाग्रह रखता है, ना वो छात्र ऐसे परिवेश से आते हैं कि ऐसा पूर्वाग्रह उनके मतलब जन्मजात भी नहीं होता है। दरअसल जब तक इस प्रकार के कड़े कानून नहीं होंगे तो मतलब उन्हें न्याय कैसे मिल पाएगा। दूसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि किस प्रकार मतलब SC ST OBC के छात्रों के साथ यहाँ तक उनकी हत्याएं हो जाती है और संस्थागत मतलब भेदभाव के उससे मतलब उनको सुसाइड तक जाना पड़ता है। जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रह रहे तो ये जो कानून है और जो मतलब इस तरीके की प्रावधान है वो बहुत ही मतलब न्याय संगत है। क्योंकि जब छात्रों की, हमारे बहुजन तबके के छात्रों का ही भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनको आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ रहा है, उनकी हत्या हो रही है, तो ये सस्पेंड होना वहाँ पे मामूली बात हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं उस जातिगत भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न से भी बड़े एक कानून नजर आते हैं। जी जी हंसराज जी, इस कानून, इस जो बिल में, इस विधेयक में एक और प्रावधान है इक्विटी स्क्वाड बनाने का। तो इक्विटी स्क्वाड जो यदि बनाया जाता है तो एक तरह से ये एक निगरानी तंत्र है और एक ये सभी जो पूरा विश्वविद्यालय एक सर्विलांस के अंदर आ जाता है। तो विरोध करने वालों का ये कहना है कि हमेशा जो विश्वविद्यालय में एक भय का माहौल रहेगा, लोग कुछ कहते हुए और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए जो है डरेंगे और फ्री स्पीच कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, जो समता समिति बनाई है जी UGC एक्ट के तहत, इसमें जो समिति के लोग रखे गए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक आज़ादी से अब तक मतलब सिर्फ एक आदिवासी जज बन पाया है। तो क्या ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज के लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह से निर्णय नहीं दिए गए होंगे? जब हमारे वर्ग के लोग ही प्रतिनिधित्व नहीं करते थे ऐसे सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं में, तो आज तक हमने ये सवाल तो नहीं उठाया कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ हमारे लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा। तो सिर्फ एक समिति बना देने भर से कुछ लोग सड़कों पर उतर आए, ये उनके मतलब बौखलाहट को दिखाते हैं, वो दर्शाना चाहते हैं कि अब भी हम जातिवादी मानसिकता रखना चाहते हैं और उन वर्गों को एक गुलाम तौर पर रखना चाहते हैं जिनके साथ हम सदियों से भेदभाव उत्पीड़न करते आए। तो मैं कुछ मतलब उन लोगों से बात कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से डरिए मत। एक समिति के नाम से हमारा तो प्रतिनिधित्व भी नहीं था ऐसी जगह पे जहां से इस देश के निर्णय लिए जाता है, तो हम वहां से नहीं डरे और हमारा समाज आज भी संघर्ष कर रहा है। तो आप एक समिति बनने से इतने डरे नहीं, ना बौखलाहट में आए, ये मेरा आपसे निवेदन है। जी जी एक प्रश्न इसी बीच में एक सज्जन का था आपसे कि ये जो UGC का 2012 का जो विधेयक है, एक्ट है जी, और 2026 के एक्ट में मूल परिवर्तन क्या है? मूल परिवर्तन यही है, एक तो जो समय अवधि है कार्रवाई की प्रक्रिया उसको कम किया गया है और सीमित समय के अंदर ही जांच प्रक्रिया और सजा, अगर कोई मतलब गलत हिंसात्मक कोई किसी SC ST OBC के छात्र के साथ हिंसात्मक उतरता है या फिर उत्पीड़न करता है तो उनमें समय सीमा कम रखी गई है और ताकि जल्द से जल्द पीड़ित को न्याय मिले। दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब उस समिति के अंदर उन वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जो ये उस लड़के का या फिर उस छात्रा का दर्द समझ सके कि वास्तव में हमारे वर्ग के लोगों के साथ किस प्रकार भेदभाव हो रहा है
और उनको न्याय मिलना कितना ज़रूरी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जितना एक बहुजन समाज का समिति में समता समिति के अंदर प्रतिनिधि होगा वो बखूबी उनके दर्द को समझेगा और जल्द से जल्द उन्हें न्याय दिलाने में तत्परता दिखाएगा। ये एक जो कॉमन क्वेश्चन है, सामान्य प्रश्न है इस बिल को लेकर के कि SC ST समुदाय तो पहले से ही 2012 वाले बिल में था। इस बिल में OBC को भी शामिल किया गया है, तो इसके ऊपर OBC को शामिल करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है, इसके बारे में बताएं। तो OBC का जो शिक्षण संस्थानों में मैंने देखा है, देश के उच्च शिक्षण संस्थान IIT से लेके IIM, एम्स और तमाम जो उच्च शिक्षण संस्थान है यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर बहुत जगह मैंने मतलब कॉलेज के जो OBC के प्रोफेसर है, चाहे VHU के अंदर हो या DU के अंदर हो, श्री राम कॉलेज के अंदर हो, बहुत सारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोगों की नौकरियां दांव पे लग गई। और कहीं ऐसे छात्र हैं जिनके दरअसल समय समय पर हमारे सामने मामले आते रहते हैं जिनके साथ जातिगत भेदभाव उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। तो दरअसल ये भी एक कठोर सच्चाई है कि जो तथाकथित सभ्य समाज के लोग OBC को भी SC ST OBC के समान समझते हैं और उनके साथ भी भेदभाव करते हैं। जो जातिगत पूर्वाग्रह और मनोवादी विचार रखते हैं, ऐसे लोग मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC वर्ग के छात्रों के साथ और प्रोफेसरों के साथ भी। तो हम चाहते हैं कि OBC वर्ग को भी इसमें ऐड होना एक मतलब स्वागत योग कदम है और हम OBC के भाइयों के साथ भी खड़े हैं कि अगर उनके साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हम साझा लड़ाई है हमारे बहुजन तबके के लोगों की। तो SC ST OBC के लोग संगठित भी होंगे अन्याय के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ और बाकी के लोग जो जातिवादी पूर्वाग्रह रखते हैं वो इस बात को लेकर डरेंगे और एक मतलब समाज एक सम्मान के तौर पर देखा जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि हर समाज सम्मान के नज़र से देखा जाए, बराबर समझे और उनकी गरिमा बनी रहे। हंसराज मीणा जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे पहली बातचीत में कि पहले जो है इस बिल को लेकर के सवर्ण तबका जो है विरोध कर रहा था, उनमें जो है आक्रोश था, उनमें जो है निराशा थी, हताशा थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पर स्टे लगाया है उसके बाद वो हताशा निराशा का जो पक्ष है वो जो बदल गया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दबाजी में जो है इस पर निर्णय लिया है, इसको बहुत जल्दबाजी में इसको स्टे लगाने की कोशिश की है? मैं सुप्रीम कोर्ट का हमेशा सम्मान करता आया हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी SC ST OBC के लिए मतलब कभी भी पक्ष में मतलब इस तरीके से निर्णय नहीं दिए और हमेशा मतलब निराश करने का काम किया है और हमेशा हमने संघर्ष किया है। और हम सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसको लेकर अपना विरोध प्रकट करते हैं और ये ठीक नहीं है और हम मतलब इस फैसले के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जब 19 मार्च को अगली सुनवाई हो तो ये SC ST OBC के वर्ग के छात्रों के साथ जो उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव हो रहा है उसके लिए जल्द से जल्द UGC एक्ट को लागू करे और किसी भी दबाव में नहीं आए। कुछ चंद मीडिया के जो मनोवादी लोग हैं और कुछ जो उच्च पदों पर बैठे लोग और इस तरीके से जातिवादी पूर्वाग्रह रखने वाले जो देश के अंदर एजेंडा बनाते हैं वो इस तरीके का प्रेशर बना देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि देश के लोग एक बहुत बड़ा तबका है जो इस एक्ट के विरोध में खड़ा है, लेकिन दरअसल ये सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ 1-2% लोग हैं जो ऑनलाइन होते हैं और ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी तादाद संख्या में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल ये सच्चाई नहीं है और बहुजन आबादी एक बहुत बड़ी आबादी है तो वो नहीं चाहती कि सड़कों पर आए। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना चाहूँगा कि वो UGC एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करे, अन्यथा हमको मतलब सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा और इस UGC एक्ट को लागू करवाने के लिए हम हर संभव समाज के पास जाएंगे, जागरूक करेंगे, उसे संगठित करेंगे और आंदोलन के लिए आगे बढ़ाएंगे। जी जी, जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान ही जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर जो है एक शख्स ने जूता उछाला, इस घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं?
ये इसके पीछे कौन सी विचारधारा है, कौन लोग हैं, क्या ये वही लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल। चीफ जस्टिस गवई जी के ऊपर जिस प्रकार जूता फेंका गया और जिस मानसिकता से मतलब वो अभी भी उन बातों का समर्थन कर रहा है जिन्होंने जूता फेंका कि ये हमला ठीक था, ये बेहद ही निंदनीय था, मैं इसकी कड़े रूप में भर्त्सना करता हूँ। और गवई साहब जी को भी ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोरता के साथ पेश आना चाहिए था, ना कि उनको माफ़ कर देना चाहिए था, क्योंकि नियम सभी के लिए बराबर है। इससे आपराधिक लोगों के खिलाफ और ऐसे जातिवादी मानसिकता और ऐसे मनोवादी जो विचार रखते हैं अपने दिलो दिमाग के अंदर, उन लोगों के हौसले बढ़ते हैं। तो मैं माननीय चीफ जस्टिस के इस माफ़ कर देने वाले फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, जिससे आगे ऐसे सामाजिक तत्वों के खिलाफ एक डर बना रहे उनके दिमाग में। तो और जब एक देश का चीफ जस्टिस तक सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर, तो मतलब इस बिल का विरोध करने वाले भी ऐसे ही लोग हैं जो कल SC ST OBC के छात्रों के साथ देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव करने के लिए आमादा है। और इसी का वो जश्न मना रहे कि चीफ जस्टिस ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। दरअसल वो एक अपनी जातिवादी और वर्चस्ववादी मानसिकता का जश्न मना रहे, जो हमारे लिए निराशाजनक है, लेकिन हम हार मानने वाले लोगों में से नहीं है।